हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में। आरआरबी सीबीटी 2 में पार्ट बी जिनका इलेक्ट्रीशियन है, मतलब जो लोगों ने जो है सेकंड पेपर के लिए मतलब पार्ट बी के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुना हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाऊँगा। ये इसका पहला पार्ट है। इसमें मैं थियरी, जो भी इम्पॉर्टेंट थियरी होंगी और जो है जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज होंगे उसको मैं कवर करूँगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं इसमें कराऊँगा। तो ये वीडियो जो है जो लोगों का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और जो लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर अपने टेलीग्राम में @the_student टाइप करके इस लोगो वाले ग्रुप में आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर का ये पहला पार्ट। देखिए इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर हम क्यों इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, तभी तो हम ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। अगर ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकल में नहीं होता तो सबसे बड़ी दिक्कत आती कि जो भी हम बिजली यूज करते हैं वो बहुत ही कॉस्टली हो जाती। जो भी हम ट्रांसमिशन लाइन में वायर्स का यूज करते हैं, केबल्स का यूज करते हैं, वो बहुत मोटे हो जाते, महंगे पड़ते। एल्युमिनियम की खपत बढ़ जाती। क्योंकि क्या होता कि हम वोल्टेज का अप करना, वोल्टेज को डाउन करना, मतलब वोल्टेज में हम चेंजेस नहीं कर पाते विदाउट ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है कि जो है जितने भी वायर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक मोटे बनाने पड़ते हैं। एल्युमिनियम की खपत ज़्यादा होती, कापर की खपत ज़्यादा होती और जो है बिजली, इसके कारण जो है बिजली महंगी होती, हम लोगों को जो है उसकी खपत जो है हमें देनी ही पड़ती, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ जाते। तो इसीलिए जो है ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है कि हम जो है अधिक से अधिक बिजली, हाई वोल्टेज की बिजली जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी दूर तक जो है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में किसी चीज़ के बारे में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से जो है आपका जो है टाइम लॉस होगा और समय बहुत ही कम है। तो मैं लिखने वाला जो टाइम है उस टाइम को मैं स्किप कर दूँगा, बस आपको मैं समझाऊँगा और क्या करूँगा कि जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे मैं उसको सॉल्व करके बताऊँगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जान जाइए काम क्या होता है। तो काम होता है इसका, कोई भी वोल्टेज है, मान लीजिए हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज को आपको क्या करना है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसफार्मर का काम है, ठीक। और या फिर लो वोल्टेज होगा तो लो वोल्टेज को जो है हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना ट्रांसफार्मर का काम है। देखिए अगर पूछता है कि फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंज होता है कि नहीं होता है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये वोल्टेज को हाई से लो और लो से हाई करने का काम ट्रांसफार्मर का होता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में यही दो मेन काम है। फिर इसके बाद से हम देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी होती है, ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। अब ट्रांसफार्मर बनता कैसे है, सबसे पहले इसमें चीज़ होती है जो ट्रांसफार्मर, वो होती है कोर। देखिए हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी इसे कोर ही कहते हैं और हिंदी में भी इसे कोर ही कहते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, वाइंडिंग। कोर पर की जाती है वाइंडिंग। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कोर और दूसरी होती है वाइंडिंग। अब देखिए कोर कई बार एग्जाम में, देखिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा मैं, जो एग्जाम से पॉइंटली मैं बताऊंगा, पॉइंट करके मैं बताऊंगा। तो पहला कोर है। कोर देखिए बनता किस किस का है, कोर को बनाया जाता है सिलिकॉन से, सिलिकॉन स्टील का होता है कोर। अब क्यों सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है कोर, सिलिकॉन स्टील से बनाने के कारण जो है, स्टील यहाँ पे होगा, इसमें एडी करंट को, लॉस को कम किया जा सके, इसीलिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एडी करंट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एडी करंट लॉसेस जो है कम से कम किया जा सके, इसलिए हम कोर को जो है सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, हम इसको लेमिनेटेड करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेमिनेशन। अब ये लेमिनेशन क्यों किया जाता है, इसका भी कारण है। लेमिनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम इसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम किया जा सके, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉसेस मिनिमम हो सके। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि कोर को हम सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाते हैं, तो आप कारण लिखेंगे एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए, या फिर अगर पूछ देता है यही उल्टा करके कि एडी करंट लॉस करने के लिए कोर को जो है किस मेटल से बनाया जाए तो उसमें एडी करंट लॉसेस कम हो, तो वो है सिलिकॉन स्टील। ये तो हो गया इसका कोर की, मतलब जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोर का काम क्या है।
कोर देखिए जनरली जो इसमें कोर होता है, इसकी लेमिनेशन की अगर मोटाई की बात करें तो इसकी लेमिनेशन की मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक। ये भी अगर एग्जाम में पूछता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी मोटाई कितनी होती है। अब इसका काम क्या है, कोर का काम क्या है? कोर का काम होता है जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें उत्पन्न होती हैं उसको एक रास्ता प्रोवाइड करना, ठीक है। जो भी ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी उसको आसान रास्ता प्रोवाइड करना, यही काम है कोर का। तो यहाँ पे मैं काम लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता प्रोवाइड करना, ये काम होता है कोर का। ये हो गया कोर। अब देखिए कोर को जो है जिस भाग पे हम वाइंडिंग करते हैं, कोर का जो भाग होता है जिस पे हम वाइंडिंग करते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर को जनरली इस तरह से एग्जाम में आपने देखा होगा, बनाया गया होगा। हम वाइंडिंग जो है यहाँ पे करते हैं और एक वाइंडिंग इधर करते हैं। जिस भाग पर हम वाइंडिंग करते हैं उसको हम कहते हैं लिम्ब। ये शब्द आप याद रखिएगा, इस भाग को हम कहते हैं लिम्ब, जिस पे हम वाइंडिंग कर रहे हैं दोनों तरफ। तो देखिए इसमें कितने लिम्ब हैं? 2 लिम्ब हैं। तो लिम्ब की संख्या भी बढ़ाई घटाई जाती है, जो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद आता है वाइंडिंग। नेक्स्ट है वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या होता है? कोर पर हम वाइंडिंग करते हैं और इसके लिए हम कौन सा वायर को यूज करते हैं? इसके लिए हम वायर यूज करते हैं इनेमल्ड वायर। इनेमल्ड वायर का हम यूज करते हैं कोर पे जो वाइंडिंग की जाती है, जो वायर होता है। अब ये वाइंडिंग होती कहाँ पे है? आप देखिए जिस पे वाइंडिंग होती है उसको हम क्या बताया अभी ने, मैंने लिम्ब बताया उसको। अब यहाँ पे मैं एक बार और ट्रांसफार्मर बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर बन गया, इसके कोर हो गया, एक तरफ ये वाइंडिंग हो गई, एक तरफ दूसरी वाइंडिंग। देखिए इधर से हम सप्लाई देते हैं, मतलब जिस तरफ से सप्लाई दी जाती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल भी आप उसे कह सकते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी को मैं 1 डिग्री लिख रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरी तरफ जिधर हम लोड लगाते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको मैं 2 डिग्री से लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग बनती किससे है? वो होती है इनेमल्ड वायर से। जो सप्लाई की तरफ जो वाइंडिंग होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, जो लोड की तरफ वायरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ यही पूछेगा अगर वर्किंग प्रिंसिपल, तो ये काम किस पे करता है? वो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे? जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी कॉइल को जो है प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसमें हमने सप्लाई दे दी प्राइमरी की तरफ और ये सेकेंडरी की तरफ। अब प्राइमरी जब हम जैसे एसी सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा? एसी जो है साइनोसॉइडल होता है, इसके कारण जो है फ्लक्स जनरेट होगा। कोर क्या करता है? फ्लक्स को रास्ता प्रोवाइड कराता है। अब जो है इसी फ्लक्स के कारण जो है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल में भी जो है फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल को कट करेगा और उसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा, वो भी जो है एसी की तरह ही होगा, साइनोसॉइडल ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर पूछता है कि जो ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है सेकेंडरी के, ये नोट्स में बता रहा हूँ कि सेकेंडरी में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है कितना नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करेगा उसमें जनरेट होने वाला ईएमएफ। अगर कम है प्राइमरी से तो जाहिर सी बात है जब कम टर्न्स होंगे तो उधर ईएमएफ भी कम जनरेट होगा सेकेंडरी की तरफ। अगर जो है उसमें उधर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ज़्यादा हैं तो क्या होगा? ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगा उधर, क्योंकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लक्स को कट करेगा। तो ये होता है डिपेंडेंट होता है, सेकेंडरी में जितने ईएमएफ तभी जनरेट होंगे जितना उधर नंबर ऑफ टर्न्स होगा उस पर वो डिपेंड करता है। ये हो गया वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर की अगर टाइप्स की बात करते हैं, अगर हम देखें कि कोर के अनुसार, मतलब जो है
कोर के अनुसार अगर हम देखते हैं, कोर की बनावट के अनुसार कितने टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वो होते हैं 3 टाइप के, जिसमें पहला होता है कोर टाइप, जिसका नाम ही है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बस थोड़ा थोड़ा मैं इसका डिटेल दे दूंगा, ठीक है। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता क्या है, सेम चीज़ इसमें भी कोर होगा सिलिकॉन स्टील का, जैसे मैंने बताया सिलिकॉन स्टील। फिर उसके बाद से जो है इसमें 4 लिम्स होते हैं। लिम्स के बारे में मैंने बताया, 4 लिम्स क्या है, जिस पे वाइंडिंग की जाती है उसको कहते हैं लिम्स। 4 लिम्स होते हैं और प्रत्येक लिम्स का जो एरिया होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब 2-2 के पेयर के अनुसार इसमें लिम्ब होते हैं, मतलब 2 पेयर इसमें लिम्स होंगे और इन्हीं लिम्स पे क्या होगी, वाइंडिंग की जाएगी। अब इस टाइप के जो अगर ट्रांसफार्मर है उसका यूज कब होता है, इस प्रकार का जो भी ट्रांसफार्मर होता है कम पावर के लिए बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कम पावर के लिए कोर टाइप का ट्रांसफार्मर जो है बनाया जाता है। ये हो गया कोर टाइप का। दूसरा क्या है, दूसरा है सेल टाइप का, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर सेम एज इट इज, बनावट तो सिलिकॉन स्टील की ही इसका भी कोर होगा, लेकिन क्या होता है इसमें लिम्स जो होते हैं वो होते हैं 3। इसमें लिम्स की जो संख्या होती है, लिम्स वो होते हैं 3, लेकिन जो मिडिल लिम्स होता है उसी पे वाइंडिंग की जाती है और दोनों वाइंडिंग उसी पे रहती है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 लिम्स आपको दिख रहे हैं। पहला लिम्स है ये, दूसरा ये और ये तीसरा, 3 लिम्स हो गए। अब देखिए जो भी वाइंडिंग होगी सिर्फ मिडिल वाले लिम्ब पर वाइंडिंग होगी और दोनों वाइंडिंग इधर ही होगी, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग। फिर उसके बाद से जो है ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है दोनों मिडिल वाले लिम्स पर ही होती है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। लेकिन क्या होता है इस ट्रांसफार्मर का हम यूज कहाँ करते हैं, इस ट्रांसफार्मर का हम यूज कम वोल्टेज और अधिक पावर आउटपुट लेना हो, मतलब जो है लो वोल्टेज और अधिक पावर आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का, उसे हम कहते हैं बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। जो है कि इसमें दोनों जो ऊपर कोर टाइप का ट्रांसफार्मर और सेल टाइप का ट्रांसफार्मर दोनों का जो है इसमें कंबाइंड जो है गुण पाए जाते हैं और इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम कहते भी हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसमें जो कोर होता है वो होता है आयताकार मतलब कह सकते हैं आप इसको रेक्टेंगुलर कोर यहाँ पे होता है। देखिए बेरी टाइप का जो ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा यूज में नहीं लाया जाता है, इसका जो है हम कम यूज करते हैं, बहुत कम प्रयोग में इसको लाया जाता है। तो ये बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर होगा। ये तीनों टाइप के ट्रांसफार्मर जो मैंने बताया है वो कोर की बनावट के अनुसार बने हुए ट्रांसफार्मर होते हैं। इसका ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, बस टाइप अगर पूछ देता है तो सबसे कम यूज करते हैं बेरी टाइप का। इसमें दोनों के गुण होते हैं, सेल और कोर टाइप दोनों ट्रांसफार्मर के गुण होते हैं। अधिक पावर आउटपुट लेना है तो उसके लिए हम सेल टाइप का यूज करते हैं, कम पावर के लिए क्या यूज करते हैं, हम कोर टाइप का ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। नेक्स्ट और टाइप पढ़ते हैं हम ट्रांसफार्मर के बारे में। नेक्स्ट अगर टाइप देखा जाए तो अगर हम इसको वोल्टेज के अनुसार हम ट्रांसफार्मर का जो है टाइप ज्ञात करना चाहें तो वो 2 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग जो है क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे होंगे। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन नाम से ही पता है, इसमें तो किसी को डाउट होगा ही नहीं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है। स्टेप अप का काम क्या होता है, जो वोल्टेज इनपुट जो इसमें आ रही है उसको जो है वोल्टेज को हाई कर दे, मतलब कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल दे, उसका काम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। मतलब कम वोल्टेज से वो अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करना, वो काम होता है स्टेप अप का। और स्टेप डाउन का क्या काम होता है,
अधिक वोल्टेज को, मतलब हाई वोल्टेज को, वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, उसे कहते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए ये होता कैसे, मतलब कैसे डिज़ाइन होता है कि स्टेप अप कहेंगे और स्टेप डाउन कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अनुसार हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप अप है और कौन सा स्टेप डाउन है। देखिए मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना देता हूँ। अगर ये ट्रांसफार्मर की कोर है और इधर हमने क्या किया है, प्राइमरी कॉइल जो है, प्राइमरी जो है वाइंडिंग की है, और इधर हमने क्या किया है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, अब देखिए इसको मैं डिफाइन करूँगा, इसको मैं बता देता हूँ N1 से, और इसको मैंने लिख दिया N2 से। ठीक, अब यहाँ पे वोल्टेज हो गया V1 और यहाँ पे वोल्टेज हो गया V2। ये प्राइमरी साइड को मैं 1 डिग्री से लिख देता हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी को 2 डिग्री से। अब देखिए अगर N1 ज़्यादा हुआ तो मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है अगर वो ज़्यादा है सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से, तब क्या होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको कहेंगे। मतलब सेकेंडरी में अगर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है उधर आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। मैंने अभी बताया पहले कि जो है ईएमएफ जो जनरेट होता है सेकेंडरी कॉइल में, वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, कम फ्लक्स जो है कट करेगा, तो इससे उधर ईएमएफ कम जनरेट होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम है सेकेंडरी का तो उसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डाउन। अगर N1 जो है कम पड़ गया, मतलब जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी वाइंडिंग के कम है, N2 के ज़्यादा हैं, मतलब जो है इसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा, जब स्टेप डाउन होगा तो इस पर क्या हम ज्ञात कर सकते हैं, V2 जो होगा हमारा कम हो जाएगा V1 से। डाउन मतलब तो ये हुआ, या फिर V1 ज़्यादा होगा V2 से। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर अप की बात होगी तो मतलब V2 क्या होगा, ये ज़्यादा होगा V1 से। ये आप देख लीजिए, मतलब जो है अगर स्टेप अप किया जाएगा तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी के अनुसार जो है नेक्स्ट टर्म आता है ट्रांसफार्मर में, वो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ये देखिए ये होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल को हम रिप्रेजेंट करूँ NP से, और नंबर ऑफ सेकेंडरी को मैं रिप्रेजेंट करूँ NS से, और प्राइमरी वोल्टेज को मैं रिप्रेजेंट करूँ VP से, और सेकेंडरी को मैं रिप्रेजेंट करूँ VS से, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है उसको मैं अगर लिखूँ K से डिनोट करूँ तो K इज इक्वल टू होता है, ये है रेशियो किसका, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स का अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। ये बराबर होता है वोल्टेज जो है सेकेंडरी साइड अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड। लेकिन करंट के केस में ये उल्टा होता है। ठीक है, करंट जो है प्राइमरी साइड अपॉन करंट ऑफ सेकेंडरी साइड, ये होता है, इसमें हम K को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ये बराबर होता है NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो इसको हम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कहते क्या हैं इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर वन लाइनर एग्जाम में अगर पूछ देता है कि अगर K की वैल्यू, K अर्थात क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब 1 से अगर इसकी वैल्यू कम है तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है मतलब क्या है कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब स्टेप डाउन कैसे होगा 1 से कम, देखिए इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पे NS अपान जो है NP लिखा हुआ है। 1 से कम कब होगा, जब NS की वैल्यू जो है NP से कम होगी। NP से कम मान लीजिए हम NP रखते हैं 3 और NS रखते हैं 2। ठीक है, सेकेंडरी साइड का जो है नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कम कर दिया, तभी तो वैल्यू जो है 1 से कम होगी। और 1 से कम होने का मतलब क्या है, सेकेंडरी साइड का अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है मतलब किसे क्या कहेंगे हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसीलिए सीधे अगर लिखता है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम है तो उसे हम कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या आएगी, अगर कहता है कि K की वैल्यू अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा है
तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, उसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेम एज इट इज ऊपर वाले जो फार्मूले से मैं यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर देखिए जो है स्टेप अप कब होगा, जब के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। अगर मैं लिखूँ इसका रेशियो NS/NP, अगर हमें इसको 1 से ज़्यादा करना है मतलब क्या, सेकेंडरी साइड में जो टर्न्स है उसको ज़्यादा रखना होगा। अगर मान लीजिए इसको मैं 4 रख दूँ, अगर नीचे मैं 3 रख दूँ, तो ये वैल्यू 1 से अधिक होगी। 1 से अधिक होगी मतलब नंबर ऑफ जो है टर्न्स जो है सेकेंडरी साइड में ज़्यादा है, मतलब वो है क्या, स्टेप अप। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा ज़्यादा। मैग्नेटिक फ्लक्स से वो क्या करेगा, वो ज़्यादा कट करेगा वो नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स जब ज़्यादा कट करेगा तो वहाँ पे EMF ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसे हम कहते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हम लोगों ने जो है अगर पूछता है, देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो मैं एक यहाँ पे छोटा सा आपको न्यूमेरिकल करके दिखा दे रहा हूँ। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो वो भी आप आसानी से कर जाएँ। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 220/1100 वोल्ट जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की LV साइड मतलब लो वोल्टेज साइड में 52 टर्न्स हैं। यदि कह रहा है लॉस को नगण्य मान ली जाए तो HV साइड, HV मतलब हाई वोल्टेज साइड में टर्न्स ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रांसफार्मर का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए 220/1100 दिया हुआ है, ठीक है, ये वोल्ट। तो जो ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज, तो इसे हम लिख देंगे VP जो है 220 वोल्ट, और VS जो होता है वो नीचे होता है, इसको हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। तो VS का मान दिया हुआ है 1100, ठीक। अब देखिए प्राइमरी वोल्टेज कम है, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है, तो आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, यह है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप इसमें पूछा तो नहीं है, लेकिन आप इसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स किस साइड का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है LV साइड मतलब लो वोल्टेज साइड का दिया हुआ है। तो लो वोल्टेज साइड क्या है, प्राइमरी की तरफ लो वोल्टेज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, NP का मान कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो दिया हुआ है 52 टर्न्स दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, कह रहा है HB साइड का जो है नंबर ऑफ टर्न्स आपको निकालना है। तो HB साइड का जो नंबर ऑफ टर्न होगा उसे हम कहेंगे NS। NS आपको जो है यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको फार्मूला पता ही है, फार्मूला क्या होता है कि NS/NP इज इक्वल टू VS/VP, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको NS निकालना है, तो NS को उसी साइड रहने दीजिए। NS इक्वल टू हो जाएगा VS/NP/VP। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू आप पुट करेंगे आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया हुआ है 1100, फिर प्राइमरी साइड का जो टर्न्स है 52/VP दिया हुआ है 220 वोल्ट। 0 से 0 कट गया, 11 से 2 बार में, ठीक है, 2 पचे 10 ये हो गया, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 से 26। 260 टर्न्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके सेकेंडरी साइड में। तो देखिए प्राइमरी का टर्न्स जो है क्या है 52, सेकेंडरी का 260। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आपका गलती से भी सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम आ जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप जो है गलती कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया है कि ये स्टेप अप है, तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी साइड में भी नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी से ज़्यादा ही होंगे। तो अगर ऑप्शन में अगर किसी का जो है ऑप्शन दिया हुआ है 52 से कम, तो आप उसको ऑलरेडी जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जो है एजुकेटेड गेस तो ऐसे ही लगाया जाता है ना। अगर आपको फार्मूला भी नहीं पता है तब भी आप जो है सिर्फ इससे भी तो ज्ञात कर लिए कि यहाँ पे जो है 220 जो है 1100 से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और प्राइमरी साइड का अगर टर्न्स दिया हुआ है तो सेकेंडरी साइड का जो टर्न्स होगा ज़्यादा ही होगा। तो अगर सिर्फ एक ही में सेकेंडरी साइड का अगर टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑप्शन में ज़्यादा दिया हुआ है तो आपको तो लगाने की ही ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप उसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थियरी में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है कि एक जो है 2000/200 वोल्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में 66 टर्न्स हैं। यदि कह रहा है लॉस को अगर शून्य मान लिया जाए मतलब नगण्य मान लिया जाए
तो निम्नलिखित ज्ञात करना, मतलब क्या क्या ज्ञात करना आपको, प्राइमरी टर्न्स अर्थात एनपी निकालना है, प्राइमरी हम सेकेंडरी करंट अर्थात आईपी एंड आईएस दोनों निकालना है। फिर पूछा है कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रति टर्न्स निकालना, मतलब हर टर्न्स में कितना ईएमएफ जनरेट होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें निकालनी है, इससे पूरा कवर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप आसानी से छोटे न्यूमेरिकल आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए दिया क्या क्या हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का। क्या पावर हमेशा जो ट्रांसफार्मर का होता है वो या तो हम केवीए में नापते हैं या फिर हम उसको वीए में लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, 20 केवीए यहाँ पे पावर दिया हुआ है। प्राइमरी वोल्टेज अर्थात हम कहें वीपी वो कितना दिया हुआ है, 2000, देखिए 2000/200 लिखा हुआ है। फिर सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 200 वोल्ट। ठीक, अब क्या हुआ है कि सेकेंडरी कॉइल में दिया हुआ नंबर ऑफ टर्न्स अर्थात दिया हुआ है एनएस की वैल्यू दी हुई है 66 टर्न्स। अब आपको ज्ञात क्या करना है, एनपी ज्ञात करना है। एनपी नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स आपको पहले ज्ञात करना है, क्योंकि कॉ में यही लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कैसे ज्ञात करेंगे आप, फॉर्मूला होता है आपका एनएस अपॉन एनपी इज इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी। यहाँ से आप एनपी निकाल सकते हैं, एनपी हो जाएगा आपका एनएस इंटू वीपी अपॉन वीएस। अब लिख दीजिए, एनएस दिया हुआ है 66 इंटू वीपी आपका आ जाएगा 2000 अपॉन वीएस दिया हुआ है 200। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये कट जाएगा 10 बार में, आ जाएगा आपका 660 टर्न्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देख के क्या लग रहा था, ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो सकता है, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन। देखिए दिया हुआ है प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है 2000 और सेकेंडरी वोल्टेज है 200, तो जाहिर सी बात है स्टेप डाउन हो रहा है, वोल्टेज का डाउन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये था आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है 66 और प्राइमरी में कितना आ गया 660, मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जब डाउन हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि यह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, वो निकालना है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए पावर दिया हुआ है, पावर अगर दिया हुआ है किसी ट्रांसफार्मर का, तो करंट निकालने के लिए अगर हम प्राइमरी साइड में करंट निकालना चाहते हैं तो हम केवीए अपॉन प्राइमरी वोल्टेज को लिखेंगे। अगर हम सेकेंडरी साइड में हम जो है करंट निकालना चाहते हैं तो हम केवीए अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज लिखेंगे। अब देखिए केवीए क्या दिया हुआ है, 20 केवीए दिया हुआ है और प्राइमरी वोल्टेज कितना था 2000। तो हम केवीए को पहले वोल्टेज एम्पियर में बदलेंगे, तो 20 इंटू क्या करेंगे 1000 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वीए में बदल गया और नीचे आप 2000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10। आंसर कितना आ गया 10 एम्पियर आपका जो है प्राइमरी साइड में करंट की वैल्यू आपको पता चल गई। करंट जो है हम इसमें पावर से निकाल रहे हैं, गिवन जो पावर है उससे हम निकाल रहे हैं, करंट की वैल्यू प्राइमरी साइड की निकल गई। सेम एज इट इज आप चाहें तो सेकेंडरी कॉइल का जो है करंट निकालना चाहें तो सेकेंडरी साइड की निकल जाएगी। सेकेंडरी साइड में फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, नीचे आपका सिर्फ हो जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज, तो प्राइमरी वोल्टेज 20 इंटू 1000 हो जाएगा, सॉरी पावर केवीए का जो है 20 इंटू 1000 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, तो कट हो जाएगा 2 पचे 10, कितना आ जाएगा 20 पचे 100 एम्पियर। तो आपको पता क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए वोल्टेज में तो डाउन हो रहा है लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। तो स्टेप डाउन में आपको ये भी पता चल गया यहाँ पे कि जो है वोल्टेज तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है प्राइमरी में जो थी 10 तो सेकेंडरी में क्या हो गई 100 हो गई, मतलब वो बढ़ रहा है। अब कह रहा है कि हमें ईएमएफ प्रति टर्न्स निकालना है। देखिए तीसरा क्या पूछा है, सेकेंडरी कॉइल में हमें ईएमएफ पर टर्न्स ईएमएफ हमें निकालना है। देखिए पर टर्न्स ईएमएफ अगर निकालना होगा
तो टोटल ईएमएफ जो है सेकेंडरी साइड में कितना है, वो है 200। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 200 हमने यहाँ पे यूज किया। तो अगर ईएमएफ हम निकालना चाहें पर टर्न, तो अगर टोटल टर्न में ईएमएफ 200 है तो पर टर्न निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म से आप जो है डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका पर टर्न्स का निकल जाएगा। तो वो आ जाएगा 3.03 वोल्ट जो है ये पर टर्न्स का जो है ईएमएफ होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है कि सिंपल फार्मूला यूज करना है, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें अगर निकालने के लिए एग्जाम में पूछता है उसको मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया, और सबके बारे में मैंने बता भी दिया कि कैसे जो है आप एजुकेटेड गेस लगा के जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है तो। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है इस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़ है ट्रांसफार्मर में एक शब्द होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन हम जो है ट्रांसफार्मर में कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं फार्मूला, उसको मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ। ठीक है, रेगुलेशन होता क्या है, देखिए जब कभी भी ट्रांसफार्मर को लोड दिया जाता है तो क्या होता है कि सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज में कुछ गिरावट आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रांसफार्मर बना दिया और मैंने प्राइमरी जो है कॉइलिंग कर दी और सेकेंडरी में मैंने वाइंडिंग कर दी, दोनों तरफ वाइंडिंग कर दिया। जैसे ही हम सेकेंडरी साइड में हम लोड देते हैं तो जो पहले वोल्ट जो होता है वोल्टेज आउटपुट मिलता है हमें नो लोड की कंडीशन में, जो वोल्टेज होता है जैसे हम लोड उस पर लगाते हैं वोल्टेज में थोड़ी सी गिरावट हो जाती है। सेकेंडरी साइड में वोल्टेज में क्या होता है कि थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। इस गिरावट आने से जो है इसका जो डिफरेंस होता है नो लोड की कंडीशन में जो वोल्टेज होता है सेकेंडरी साइड में और फुल लोड अर्थात मतलब जब लोड हम लगा देते हैं उस समय जो वोल्टेज होता है, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम कहते हैं रेगुलेशन। ध्यान देखिएगा डिफरेंशियल में क्या अंतर है कि अगर हम नो लोड की कंडीशन में जो वोल्टेज है, नो लोड की कंडीशन में जो वोल्टेज है, अगर फुल लोड की कंडीशन में जो वोल्टेज आएगा, फुल लोड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फुल लोड की कंडीशन में वोल्टेज, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे ही हम कहते हैं रेगुलेशन। अब इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं, नो लोड को हम लिखते हैं V नॉट और फुल लोड को लिखते हैं V। इस डिफरेंस को हम कहते हैं रेगुलेशन। R से आप रिप्रेजेंट करना चाहें या फिर रेगुलेशन लिख दें, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर परसेंटेज की अगर बात की जाए, फार्मूले में लिखता है कि परसेंटेज अगर रेगुलेशन आपको निकालना है रेगुलेशन, तो आप लिख सकते हैं इसको V नॉट माइनस V, ये हो गया आपका रेगुलेशन, और V नॉट से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा परसेंटेज रेगुलेशन। तो रेगुलेशन का जो है सिंपल डिफिनीशन होता है कि नो लोड की कंडीशन में और फुल लोड की कंडीशन में जो वोल्टेज की गिरावट आती है, जितने की गिरावट आती है उसे ही कहते हैं हम रेगुलेशन, या फिर जो है नो लोड वोल्टेज माइनस जो है फुल लोड वोल्टेज, उसे हम कहते हैं रेगुलेशन। अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो V नॉट से आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं EMF इक्वेशन है उसमें और भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, और ट्रांसफार्मर को कैसे हम ट्रांसफार्मर की कूलिंग कैसे करते हैं, उसमें टेस्टिंग कैसे करते हैं हम उसके लेमिनेशन की, इन सब चीज़ों के बारे में, और लॉसेस क्या क्या होते हैं, उसकी एफिशिएंसी हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।